जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बदली हुई दर को लेकर के 75 सीधे सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से। वैसे तो इस देश के लोगों के मन में सैकड़ों करोड़ों सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि ये दर कैसे लागू होगी, उसको लेकर के कुछ बताने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन आज 75 सवालों का एक संकलन यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए, आपकी समझ के लिए। और जैसे जैसे और सवाल मिलते रहेंगे, लोगों से बात करके वो सवाल भी पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कितने सवालों के जवाब हमारे पास हैं और कितने सवालों के जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिए हैं, और वो सवाल पूछे जाएंगे, उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो आइए एक सफ़र शुरू करते हैं जिसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो 75 सीधे सवाल क्या हैं और उनके जवाब अब तक हमको क्या मिले हैं, या जो जवाब मिले हैं वो संतोषजनक हैं या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, और ये सबसे ज़रूरी सवाल है कि ये जो नई दर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जिस तरीके से इसका प्रचार हुआ या इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक सवाल उठना मन में लाजमी था कि क्या ये लागू हो गया। तो पहला सवाल है कि ये जीएसटी की दर लागू कब होगी। तो आपको ये बता दें कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है, 56th मीटिंग। इसमें जीएसटी रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सब बदले गए हैं और ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। जो जानकारी अब तक मिली है उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन सिगरेट्स, च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको एंड बीड़ी, इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी सबके दाम 22 सितंबर 2025 तक लागू हो जाएंगे। कुछ गुड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो लूज मिलता है, तंबाकू, बीड़ी, इन सब को बाद में लागू किया जाएगा और उसकी डेट भी बाद में बताई जाएगी। अब आपको ये भी बता दें और ये जानना आपको ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को सिन टैक्स की कैटेगरी में डाला गया है। सिन टैक्स मतलब पानी की टंकी नहीं, सिन टैक्स मतलब सिन मतलब अपराध, और उस तरीके के टैक्स को सिन टैक्स बोला है सरकार ने। और वो 40% का दर है, यानी कि जीएसटी अब 5%, 18% और फिर सीधा 40% पर है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये सब उसी 40% में आती हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा वगैरह। बीड़ी का दर थोड़ा सा अलग है, वो अभी आगे विस्तार में आपको बताएंगे। बहरहाल तंबाकू और तंबाकू से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर 22 सितंबर से लागू नहीं होगा, उसकी डेट अलग से अनाउंस होगी। तो बाकी सारी चीज़ों पे जीएसटी की नई बदली हुई दर 22 सितंबर 2025 पर लागू हो जाएगी, यानी कि नवरात्रि से एकदम पहले। अगला सवाल, क्या कुछ थ्रेशोल्ड बदला है जिसमें रजिस्ट्रेशन जो करना होता है गुड्स और सर्विसेज टैक्स में, सीजीएसटी एक्ट 2017 में, क्या उसमें बदलाव हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक बिजनेस हैं या एक प्रोप्राइटर हैं, आपने अपना जीएसटी नंबर लिया, क्या जीएसटी के कानून में कोई बदलाव हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? हम यहाँ पर टैक्स अप डाउन होने की बात नहीं कर रहे, हम जो पूरा प्रोसेस है जिससे आप जीएसटी के ब्रैकेट में आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जवाब हमें ये मिला है कि नहीं, जो थ्रेशोल्ड ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जो थ्रेशोल्ड है वो अपना जारी रहेगा। तीसरा सवाल, विच नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर रिवाइज्ड रेट्स। तो आपको ये बता दें कि जीएसटी रेट्स नोटिफाइड हुए हैं रेट नोटिफिकेशन में। ये आपको सीबीआईसी की वेबसाइट पर भी मिलेगा। ये आपको आज अगर आपने मुख्य अखबार पढ़े होंगे तो उसमें सरकारी प्रचार भी हुआ है और बहुत एक्टिवली इसको रिपोर्ट भी किया है अखबारों ने, चैनल्स भी कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से वो लिस्ट चाहिए, एक सरकारी विज्ञप्ति भी आई है, उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें देन एंड नाउ का कंपैरिजन है। और अगर सपोज आपके पास वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक वेबसाइट होती है, उसकी विज्ञप्ति का आपके पास एक्सेस नहीं है, तो CBIC की एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, उस पर आपको कंटिन्यूसली वो लिखा हुआ दिखेगा, ताकि आपको
किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना करना पड़े, आप डायरेक्टली जा करके उस वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the applicable rate of tax if I had supplied goods, services or both before the changes in GST rates come into force but the invoices were issued later? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बहुत सारे बिजनेस घरानों से जुड़ा हुआ सवाल है। आप बतौर ग्राहक, आपके दर 22 सितंबर से कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, या उनमें चेंज होगा, कुछ केसेस में बढ़ जाएंगे, ये तो आप पर जो इम्पैक्ट है वो। लेकिन जब जब ये चेंज होता है, और ये क्योंकि बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसमें जो लोग ये माल सप्लाई कर रहे हैं या जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी इन्वॉइसिंग किस तरीके से करें, वो कौन सा रेट लगाएं। और यहाँ जो सवाल है ये बहुत पेचीदा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप माल या सुविधा मुहैया पहले करा देते हैं, लेकिन उसका इनवॉइस बाद में बनता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपने, फर्ज कीजिए कि कोई सामान खरीदा, सामान आपको डिलीवर हो गया, इनवॉइस बना 22 सितंबर के बाद, इनवॉइस बना नए हिसाब से, तो फिर अब इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा? क्या आप पुराना वाला जीएसटी भरेंगे या देंगे, या फिर आप 22 सितंबर के बाद का जो इनवॉइस बनेगा उसमें 22 सितंबर वाला जीएसटी देंगे? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कल को आप कुछ भी खरीदने गए, फ्रिज, टीवी, और वो पहले ही आपके यहाँ डिलीवर हो गया और अब पेमेंट की बारी आ रही है, तो वो इनवॉइस 22 सितंबर के बाद किस तरीके का जनरेट हो? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए। सेक्शन 14AI CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इसमें यह बताया गया है, इन केस द गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि अगर आपको वो सामान या वो सुविधा रेट चेंज से पहले ही सप्लाई कर दी गई है, ये सेक्शन 14AI CGST एक्ट 2017 कह रहा है, and the invoice for the same has been issued after the change in rate of tax, कि वो बाद में जनरेट हुआ जब दाम बदल गए, then the time of supply, that is date of liability to pay tax on such supply will be as follows, कि तब liability क्या होगी वो अब मैं आपको ब्रेकअप बता रहा हूं। नंबर 1, if the payment is received after the change in rate of tax, then time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier। इसका मतलब ये है, थोड़ी सी आसान भाषा में आप समझिए, कि अगर आपको वो गुड्स जो मुहैया करा दिए गए हैं उसकी पेमेंट, अगर आपको वो पेमेंट मिली है रेट्स चेंज हो जाने के बाद, यानी कि इस केस में अगर आपको सपोज 20 सितंबर को आपने फ्रिज ले लिया और उसके बाद पेमेंट आपने रेट बदलने के बाद दिया है, तो इसमें लिखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि टाइम ऑफ सप्लाई वो तय करता है कि आप किस तरीके से क्या दर लगाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको पेमेंट बाद में मिल रही है तो इस केस में आपको जो नई दर है वो लगेगी। नंबर 2, if the payment has been received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment। इसका मतलब टैक्स की दर आपको पुरानी वाली लगेगी, यानी कि 22 सितंबर से पहले अगर आपको पेमेंट आ गई तो नया, 22 सितंबर के बाद आई तो 22 सितंबर से पहले आ गई तो पुराना, 22 सितंबर के बाद आई तो नया। ये सीधा सीधा कानून कहता है, सेक्शन 14AI ऑफ CGST एक्ट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या हो अगर जीएसटी का रेट लागू हो and I have received advances for supply of goods and services or both, but supply has not been completed or invoice has not been issued। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप भी महसूस करेंगे जब आप 22 सितंबर जब नज़दीक आएगा कि जीएसटी रेट लग गया है और मैंने एडवांस ले लिया है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का, लेकिन अभी मैंने सप्लाई पूरी नहीं की है या इनवॉइस भी अभी इशू नहीं हुआ है और 22 सितंबर आ गया। अब क्या करें? अब कौन सा रेट लगेगा? 18% लगेगा, 5 लगेगा, क्या लगेगा? इस पर CGST रेट विल बी डिटर्मिन्ड एज पर द
टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस, वापस उसी चीज की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया है सेक्शन 14AI CGST एक्ट। यानी कि डेट चेंज होने से पहले अगर पेमेंट रिसीव हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट अगर पहले रिसीव हो जाती है तो पुराने दर, पेमेंट अगर बाद में रिसीव हो जाती है तो नए दर। सीधे सीधा कानून यह कहता है। छठा सवाल, व्हाट विल हैपन टू ITC? ये बहुत जरूरी है, धंधे वाले लोग इस चीज को समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको कहते हैं। फॉर परचेजेस मेड बिफोर चेंजेस इन GST रेट्स केम इनटू इफेक्ट, विल आई गेट ITC एट अ रिड्यूस रेट नाउ? यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे GST पर अब किस तरीके से मैं मुहैया या किस तरीके से उसको यूज कर पाऊंगा, क्योंकि पुराने रेट ज्यादा थे। सेक्शन 16(1) CGST एक्ट का यह कहता है कि एक इंसान जो रजिस्टर्ड है CGST के लिए, यानी कि जिसका एक इंसान या उसकी कंपनी का GST नंबर है, पर्सन विल टेक क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन हिज इनवर्ड सप्लाईज which he uses or intends to use in the course or furtherance of his business, subject to conditions and restrictions which may be prescribed and in the manner provided under section 49 of the CGST Act 2017, which gets credited to his e-credit ledger। मतलब ये बताया जा रहा है नियम क्या हैं जिसके तहत, आसान भाषा में समझिए, आप गए कुछ सामान बतौर बिजनेस, कुछ आपने सामान या सर्विस ली, आप बिजनेस हैं, अब आपने कोई सर्विस ली तो आपने एक GST पे किया, अब आप कुछ सर्विस देंगे तो उसमें फिर आप इधर भी GST सरकार को दें। तो ये हो रहा था कि भाई ये तो दो बार GST मेरा कट रहा है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक चीज की गई जिसको कहा जाता था इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि अगर मैं ऑलरेडी किसी चीज के लिए GST पे कर चुका हूं तो फिर मैं बाद में अगर कोई और चीज, मैं अपनी GST को या GST लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकता हूं, उतने ही पैसे को मैं एडजस्ट कर सकता हूं ताकि डबल टैक्स मुझे सरकार को ना देना पड़े। ये बिजनेसेस के लिए था। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है एट अ रेट विच इज इन कॉन्सोनेंस विद द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई, the said registered person is entitled to the credit of such tax paid subject to other conditions, restrictions and manner specified in section 49। अब देखिए, ये जो स्पष्टीकरण जब आते हैं ना सरकार से, तो ये इतने गंदे तरीके से आते हैं कि ये तो कोई लॉयर ही बता सकता है। लेकिन भूल चूक लेनी देनी के बावजूद जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको वो बताऊं कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे ठीक उसी तरीके से जैसे कि इनवॉइस में लिखा हुआ है। इनवॉइस में जो परसेंटेज लिखी है उसके हिसाब से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। ये चीज मोटी मोटी इस सरकारी भाषा में समझ में आ रही है, क्योंकि ये सवाल जब पूछे गए तो उस पर जवाब इस तरीके का इतना कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा करके दिया गया है। सातवां सवाल, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ IGST रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स? अब IGST क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। होता क्या है कि जब कभी अलग अलग स्टेट्स हो जाते हैं, जैसे कि एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग CGST और SGST, सपोज 18% की कोई सर्विस है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को गए 9 और स्टेट गवर्नमेंट को गए 9, ऐसे इनवॉइस बनता है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली और यूपी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, हरियाणा और यूपी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कैसे फिर आप उसको डिवाइड करेंगे? तो उसमें IGST लगता है। तो IGST के रेट क्या होंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर? तो इस पर जवाब ये है कि इंपोर्टेड गुड्स विल बी द GST रेट्स एज नोटिफाइड इन द रेट नोटिफिकेशन एक्सेप्ट वेयर IGST रेट हैज बीन एग्जेम्प्टेड सेपरेटली। यानी कि जो कानून बना हुआ है, जो अब तय हुआ है कि क्या क्या बदलाव होंगे, वही IGST का भी रेट होगा। और ये तब अलग होगा अगर ये स्पेसिफाइड है कि भाई ये गुड्स या ये सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगना है। नेक्स्ट, GST रेट कम हो गया है, हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई। यानी कि मुझे किसी को सप्लाई करना है, उसका GST का दाम कम हो गया, 18% था 5% हो गया आफ्टर 22 सितंबर 2025। लेकिन आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है और वो मेरे पास हायर रेट का मेरे लेजर में पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि मैंने पहले जो टैक्स ले लिया था
वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास पहले से ही है और अभी जो मेरा इनवॉइस बना है उसमें तो कम हो जाएगा। तो ऐसे में मैं इस क्रेडिट को कैसे इस्तेमाल करूं? आपको मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया था। तो सरकार का ये कहना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वंस ड्यूली अवेल्ड इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49(4) सीजीएसटी एक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके लेजर बैलेंस में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले का है कि आपने एक बार टैक्स दे दिया और आपके पास वो उतना जमाव है और फिर बाद में आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन बदले हुए दाम की वजह से वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पिछला भी सब बदल जाएगा कि आपका 18% था इनपुट टैक्स, वो घट करके 5 आ गया। ऐसे नहीं होगा। 22 सितंबर के बाद आप जो करेंगे वो नए दर से, 22 सितंबर से पहले का जो है वो पुराने दर से, और आप उसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, my outward supply is exempt under the new rate schedule, but I already have ITC of GST paid in my ledger. Will I need to reverse my ITC? तो मैं ये देखिए, ये सब टेक्निकल बिजनेस वालों की भाषा है और उन्हीं लोगों के लिए है। तो इसमें और इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है सारे बिजनेसमैन के लिए, मैं आपको ये भी बता दूं। और ले दे करके ये आपके ऊपर भी असर डालेगा, क्योंकि हर धंधे वाला इंसान जो आपको कुछ बेच रहा है वो पलट करके यही बोलेगा कि यार ये मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। नई बिलिंग हम बाद में कर लेंगे। उन्हीं चीज़ों को ये एडजस्ट कर रहा है। क्या कह रहा है? डेट से पहले पेमेंट आ गई पुराना दाम, डेट के बाद पेमेंट आई नया दाम, सीधी सीधी बात। अब इसमें क्या ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग सामान उन्होंने ले लिया और उसके बाद फिर वो पैसा ही ना दें 22 सितंबर तक, 22 सितंबर के बाद पैसा दें और घटा करके दे दें? तो ऐसे में बिजनेस वाले क्या करेंगे, वो सरकार से सवाल पूछ लें। नियम यहां पर बहुत क्लियरली पता चल गया है। तो इसके हिसाब से ये है कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई, वो जैसे आप सपोज कोई सामान किसी को दे रहे हैं, इसमें लिखा है कि एक कंडीशन, फर्ज कीजिए कि आप जो सामान दे रहे हैं उसमें कोई जीएसटी दर लागू नहीं है, लेकिन मैंने उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मैंने ऑलरेडी अपने लेजर में डाल दिया है, यानी कि उसका जो मैं बेनिफिट लूंगा वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो उसकी दर 0 हो गई। तो इसमें यह लिखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिस्चार्ज आउटवर्ड लायबिलिटी फॉर सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ made till 21st September 2025. However, for supplies made on or after 22nd September, when the rate changes is affected, ITC will have to be reversed as per provisions. मतलब ये है कि 21 सितंबर तक अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन 22 सितंबर के बाद आप अपने अकाउंट में वो पैसा नहीं रख पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आपको उसको वापस देना पड़ेगा। ये है मोटा मोटा नियम जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। Will I be allowed to take refund of accumulated credit arising out of inverted duty structure for supplies affected up to the date of effect of revised rate as notified? तो जो मैं समझ पा रहा हूं 10वां सवाल है, इसमें यह है कि क्या मैं रिफंड ले पाऊंगा उन सब क्रेडिट का जो मैं सप्लाई कर पाया अप टू द डेट ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो नोटिफिकेशन रिवाइज हो गया तब तक जो मैंने सप्लाई किया है उसका मैं रिफंड ले सकता हूं कि भाई अब तो दाम बदल गए, मेरा नुकसान ना हो। तो इसमें सरकार फिर यही पलट करके ये कह रही है कि वो कट ऑफ वही डेट है। द सेड इशू हैज़ बीन क्लैरिफाइड। सर्कुलर में ये बताया गया है कि जिन स्टेट्स में रिफंड हुआ है अक्यूमुलेटेड आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो इट इज़ अवेलेबल वेयर द क्रेडिट हैज़ अक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। हम और आपके मतलब की चीज़ मोटी मोटी नहीं है, ये इतना टेक्निकल है कि हम इसमें जाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो जो मुझे ऐसे लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा उस पर। If I already have stock on the date when rate changes come into effect, should I apply the revised rate? Interesting सवाल। अगर एक बिजनेसमैन के पास स्टॉक है और पुराने जीएसटी के रेट के हिसाब से उसने वो उसकी बिलिंग कर रखी थी, तो 22 तारीख के बाद क्या उसको अपने स्टॉक पर नया दाम लगाना पड़ेगा? जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई,
Therefore, on goods supplied on or after the revised GST rates are notified, the new GST rates will be applicable on the outward supplies of goods and services or both. Interesting बात है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टॉक में जितना सामान है, उस स्टॉक का सामान आप जिस GST को पे करके ले चुके हैं, उस GST पर आप दे सकते हैं। लेकिन सप्लाई अगर आपको नए रेट के हिसाब से हो रही है तो फिर आप आगे भी वही रेट लगा सकते हैं। ये कानून कह रहा है। Will the e-way bills, expressway bills have to be cancelled and generated माफ कीजिएगा, एक्सप्रेसवे नहीं है। Will the e-way bills have to be cancelled and generated afresh on goods in transit when the new rates come into effect? Suppose कोई सामान सड़क पर है और वो ट्रांजिट में है, तो ऐसे में आप उसका बिल किस तरीके से करोगे? पता चला वो 21 को चला और 24 को पहुंचा, अब क्या बिल लगेगा? क्योंकि वो तो सड़क पर था, पुराने हिसाब से चल गया था। तो इसमें यह है कि इसमें कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कैंसिल करें और नया बिल लॉन्च करें। जो ट्रांजिट में है वो पुराने हिसाब से चलता रहेगा, अपना जो इनवॉइस बना हुआ है उस इनवॉइस के हिसाब से, ये सरकार कह रही है। मैं ज़रा जल्दी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। 13वां सवाल, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क एग्जेम्प्ट किया है। क्या ये एग्जेम्पशन प्लांट बेस्ड मिल्क पर है? सारे दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं अदर देन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, वो पहले से ही GST दरों से उनको छूट प्राप्त थी। इस वजह से अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड to provide same tax treatment on similar goods. Plant-based milk drinks except soya milk drinks attract 18% GST while soya milk gets 12% GST. Plant-based जो milk है और soya milk है will now have been reduced to 5%, यानी कि उनका दर 5% हो गया है। 40% का रेट नॉन एल्कोहलिक बेवरेज पर इसकी क्यों ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि एक सवाल ये हो सकता है ना कि भाई शराब पर तो ऑलरेडी ये कोई GST लागू होता ही नहीं है, शराब और पेट्रोल पर। ये नॉन एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं वो सिन टैक्स में क्यों डाली गई हैं? तो इसके पीछे बताया कारण ये गया है कि प्रिंसिपल बिहाइंड रीसेंट रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज इज टू कीप सिमिलर गुड्स एट द सेम रेट टू अवॉइड इश्यूज ऑफ मिसक्लासिफिकेशन एंड डिस्प्यूट्स। दिस हैज़ ऑल्सो बीन अप्लाइड टू अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी कि जो शराब नहीं भी है और वो ड्रिंक्स हैं तो उनके ऊपर 40% का टैक्स लगाया गया है ताकि एक रेट समान रहे, रेट में कोई अप डाउन ना हो। What is the GST rate on food preparation not elsewhere specified in any of the schedules? तो इस पर आप कहीं भी कोई भी खाना खाएंगे तो उसका दाम 5% है, 5% GST, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये क्या कारण है कि GST का रेट स्पेसिफाइड वेराइटीज़ ऑफ इंडियन ब्रेड उस पर स्पेसिफिक क्यों है? तो इस पर जवाब ये है कि ब्रेड पहले से ही छूट थी उसको, लेकिन पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी, पराठा एट्सेट्रा इनके अलग अलग रेट हुआ करते थे। याद है वो पूरा बवाल कि रोटी अलग परसेंटेज, पराठा अलग परसेंटेज। All Indian breads by whatever name called have been exempted even though only few goods have been mentioned by way of illustrative example. इसका मतलब किसी भी किस्म की ब्रेड, फिर वो कुछ भी हो, पराठा, रोटी, सब अब उसको छूट है इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। Why has the rate of carbonated beverages on fruit drink or carbonated beverages with fruit juice been increased? है ना, आपने कोल्ड ड्रिंक के दाम या फिर वो जूस के दाम क्यों बढ़ा दिए? तो ये इसलिए बढ़ाया गया है कि जो ये सारे दामों पर GST के अलावा एक कॉम्पनसेशन सेस लगता था। अब ये तय किया गया है कि वो कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा, इस वजह से इस रेट को फिक्स करने के लिए उस पर एक बढ़ा हुआ GST आपको लग रहा है। पहले भी आप जो देते थे वो एक बढ़ा हुआ ही दाम था क्योंकि GST के अलावा उस पर पैसा लग रहा था, तो अब वही चीज़ GST हो गई है, ये स्पष्टीकरण है। अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट पनीर और चीज़ पर क्यों है? इंटरेस्टिंग। पनीर पहले अन्य सामान की तरह बिकता था, अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फॉर्म ऑलरेडी अट्रैक्टेड निल रेट। पनीर पर 0 GST थी। इस वजह से बदलाव किए गए हैं, हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट टू पनीर सप्लाइड इन प्री पैकेज्ड एंड लेबल फॉर्म। पनीर इंडियन कॉटेज चीज़ है,
ये स्मॉल सेल्स सेक्टर बनाता है और ये इसलिए किया गया है ज़ीरो टैक्स पनीर पर किसी भी तरीके के, ताकि हम अपने स्मॉल स्केल सेक्टर को आगे बढ़ा सकें। ये स्पष्टीकरण है। क्या कारण है कि अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट है नेचुरल हनी और आर्टिफिशियल हनी पर, यानी कि शहद, उस पर अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? ये इसलिए किया गया है कि हम नेचुरल हनी को प्रमोट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध हनी है, शहद है, उसको बढ़ावा मिले, इस वजह से उसका दाम अलग है, और जो आर्टिफिशियल हनी है उसका दाम अलग है, उस पर टैक्स भी अलग अलग है। ये चीज़ है। संभवतः शुद्ध आपका शहद, उस पर उस तरीके से टैक्स नहीं लगेगा। 20वां सवाल, हैज़ द जीएसटी ऑन ऑल एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट बिन रिड्यूस्ड? जीएसटी रेट एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे कि स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीनरी, सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, लॉन, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोलर्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, इन सब के लिए अब ये बताया गया है, पोल्ट्री कीपिंग, बी कीपिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन्स, पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था, अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये कृषि क्षेत्र में, ताकि लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए 12 से इसको 5 कर दिया। एग्रीकल्चर मशीनरी को पूरी तरीके से ज़ीरो क्यों नहीं किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल। 5 क्यों रखा है भाई? किसानों के हित में अगर आएगा तो उसको ज़ीरो कर दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रेट रैशनलाइजेशन हो जाए, मेंटेन बैलेंस बिटवीन यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें एक समता बनी रहे, वाइल प्रोवाइडिंग रिलीफ टू फार्मर्स, किसानों को राहत देते हुए ये भी बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित ना हो। एग्रीकल्चर मशीनरी अगर पूरी तरीके से उस पर छूट हो जाएगी तो मैन्युफैक्चर डीलर जो इस गुड्स के हैं, दे विल नॉट बी एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी, यानी कि जो वो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं उस पर उनको छूट नहीं मिलेगी और ये उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। अब देखिए, ये डिस्प्यूटेड बात है, क्योंकि पलट करके ये बोला जा सकता है कि आपने 12% लगाया था, 5% किया, अभी भी आप टैक्स वसूली कर रहे हैं किसान से, कृषि क्षेत्र में आप अभी भी पूरी छूट नहीं दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो ये मशीनें बना रहे हैं हमको, उनको भी तो राहत देनी है। ये एक बात बोली गई है। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन मेडिसिन? अब ये बोला गया है कि जीएसटी रेट ऑन मेडिसिन 5% से 0 हो गया है। सवाल नंबर 23, वाई हैव ऑल मेडिसिन नॉट बीन एग्जेम्प्टेड? जीएसटी से सारी दवाइयों को क्यों नहीं रखा गया है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो रॉ मटेरियल जीएसटी पर, ये इंटरेस्टिंग है, द मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स वुड नॉट बी एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल्स एंड विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी पेड ऑन इनपुट्स। इसका मतलब ये है कि वो दवाई की कंपनी जो ऑलरेडी रॉ मटेरियल खरीद चुकी हैं, इस वजह से उनको ये किया गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि आगे चल के दवाइयों पर, जब नई दवाइयाँ आएंगी तो उन पर जीएसटी हो सकता है एकदम सारी दवाइयों पर ही 0 हो जाए। डज 5% जीएसटी रेट अप्लाई टू ऑल मेडिकल डिवाइसेस? तो ये बोला गया है कि ये 5% का रेट हर मेडिकल डिवाइस पर है, इंस्ट्रूमेंट पर है, एपरेटस पर है, जो मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल, वेटनरी किसी भी चीज़ में इस्तेमाल होता है। अब मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ पर 5% जीएसटी है। जीएसटी रेट मेडिकल डिवाइसेस पर कम क्यों किया गया है? विल दिस नॉट लीड टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इसका मतलब ये है कि लोग रॉ मटेरियल के लिए पैसा दे देंगे और उसके बाद फिर जीएसटी तो कम हो जाएगी, तो लोगों को वैसे प्रॉब्लम होगी। तो इसमें ये बोला गया है कि ये हेल्थ केयर के दाम को कम रखने के लिए, ताकि गरीबों तक इन सब चीज़ों का अफोर्डेबल रहें, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। व्हाट इज़ द रिवाइज जीएसटी रेट ऑन स्मॉल पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, डीजल कार्स? और ये जो कार वगैरह वाले सवाल है ना, सवाल नंबर 26, 27, 28, इन सब सवालों का जवाब मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत लंबा और विस्तार से एक एपिसोड ऑलरेडी कार गुरु कर चुके हैं। प्लीज़ वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द जीएसटी रेट ऑन 3 व्हीलर्स? 18% था और उसके बाद फिर इस पर और लगता था, नहीं 28% था पहले, इसको घटा करके 18% कर दिया गया है 3 व्हीलर्स पर। जीएसटी रेट बसेस और बाकी व्हीकल्स मेंट टू कैरी 10 और मोर पर्सन्स, उनके ऊपर क्या जीएसटी रेट है? आपको ये बता दें कि पहले 28% था, अब इसको घटा करके 18% कर दिया है, यानी कि बस के दाम भी 10% कम हो गए। एम्बुलेंस 28 था, 18 हो गया।
गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लॉरीज वगैरह में भी 28 था, 18 कर दिया। ट्रैक्टर 28 था, 18 कर दिया। मोटरसाइकिल आपको ये बता दें कि वो 18% हो गई है, लेकिन अगर 350 सीसी से ज़्यादा का अगर इंजन है तो 40% आपको जीएसटी लगेगी। जीएसटी रेट 18% क्यों है 350 सीसी की मोटरसाइकिल पर? तो उसका कारण ये है कि ये अमीरों की बाइक हो गई 350 से ऊपर की, इस वजह से उस पर उस तरीके का टैक्स हो गया। 350 सीसी से कम की बाइक आप आम रूप पर लोगों को लेते हुए देखते हैं, वो लग्जरी और लाइफस्टाइल बाइक नहीं होती, इस वजह से उसके दाम कम होते हैं। बिग कार्स, बाइसिकल्स, हैज़ जीएसटी रेट बीन रिड्यूस्ड ऑन बाइसिकल्स एंड पार्ट्स? तो आप ये जान लीजिए कि पहले 12% था, अब 5% हो गया। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को पूरी तरीके से जीएसटी से बाहर क्यों नहीं रखा गया है? इसके लिए सरकार का ये कहना है ताकि जो बना रहे हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कुछ महीनों में एक सवाल ये सरकार से पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, अब तो ले लिया ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब ज़ीरो कर दो, किसानों को पूरा लाभ पहुँचने दो। तो फिर वो कंपनीज़ भी पलट के कह सकती हैं कि हमारे रॉ मटेरियल में तो हम दे ही रहे हैं, तो उनके रॉ मटेरियल में छूट भी हो सकती है, उनको उस तरीके की रियायत दी जा सकती है। ये सब बातें आगे आएंगी। 40% रेट को स्पेशल रेट करके बोला जा रहा है, ये अगला सवाल है। ये स्पेशल रेट क्यों लागू किया गया, जिसको सिन टैक्स हम लोग बोल रहे थे? तो ये स्पेशल रेट इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे सामान पर कॉम्पनसेशन सेस लगता था। तो अब वो जो कॉम्पनसेशन सेस की जो परिभाषा है उसको हटा करके अब एक जीएसटी का नया स्लैब बना दिया गया, और उस वजह से क्योंकि उसके टैक्स वहाँ तक पहुँच ही रहे थे, जैसे कि अगर आप 2000 सीसी इनोवा फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी खरीद रहे हैं तो स्लैब 28% तक ही था, लेकिन उसके बाद फिर उसमें एक्स्ट्रा 15% प्लस 3% सरकार लेती थी, टोटल टैक्स 46% हो जाता था। तो अब इन सब चीज़ों को हटा करके 40% कर दिया है, ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। इस वजह से ये स्पेशल टैक्स है, इसको स्पेशल रेट बोला गया है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंशियल टैक्स रेट्स ऑन वुड पल्प? ये छोड़ देते हैं, रॉ कॉटन छोड़ देते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, वाई इज़ द रेट नॉट रिड्यूस फॉर केमिकल डाइज प्लास्टिक? चलिए, ये बहुत ज़्यादा आम सवाल नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल सच एज जियो टेक्सटाइल, ये भी छोड़ देते हैं। जरी छोड़ देते हैं। टॉयलेट साबुन, ये जीएसटी रेट इस पर क्या होने वाला है? और आपने लिक्विड सोप और टिक्की सोप के दाम में आपने फ़र्क क्यों किए हैं? जनता से जुड़ा हुआ सवाल। इस पर सरकार का ये कहना है कि जो टॉयलेट सोप बार है वो उस पर 5% टैक्स लगेगा। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये लोगों का जो घर का जो खर्चा है उसको लोअर मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि उन पर बोझ कम हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। लिक्विड सोप आमतौर से ये मान के चल रही है सरकार कि ये तो मतलब वो थोड़े लिक्विड सोप शू शू वाला रईस लोग इस्तेमाल करते हैं, वो साबुन की टिक्की नहीं रखते अपने बाथरूम में, तो इस वजह से वो ज़्यादा टैक्स दे दें। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिड्यूसिंग जीएसटी ऑन फेस पाउडर एंड शैम्पूज? उस पर जीएसटी कम क्यों कही है? क्या इससे एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? तो इस पर सरकार का ये कहना है कि ये जो प्रोडक्ट हैं शैम्पू और पाउडर, ये सिर्फ रईस ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब लोग, सब वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से सब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि टैक्स स्ट्रक्चर में ये अमाउंट कम किया जाए। वाई जीएसटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड ओनली ऑन सेलेक्ट आइटम्स सच एज फेस पाउडर एंड शेविंग क्रीम? तो ये इसको 5% इसलिए किया गया है क्योंकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग इसका इस्तेमाल करता है और उन पर बोझा ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। जीएसटी हैज़ नॉट बीन रिड्यूस ऑन माउथ वॉश विच इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। घर में लोग डेंटल फ्लॉस, माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल करते हैं भाई, वो भी आम तौर पे करते हैं, उस पर आपने कम क्यों नहीं किया? तो इस पर जीएसटी काउंसिल ने ये कहा था कि आप जीएसटी रेट 5% कर दें टूथपेस्ट पर, टूथब्रश पर, डेंटल फ्लॉस पर, विच आर इन द नेचर ऑफ बेसिक डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो वो 5% रिकमेंड किया गया था जीएसटी काउंसिल द्वारा, क्योंकि इसको कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं। कोयले पर जीएसटी आपने क्यों बढ़ा दी है? इससे क्या बिजली के दाम नहीं बढ़ जाएंगे? इम्पॉर्टेंट सवाल। कोयला रेट रैशनलाइजेशन से पहले
5% जीएसटी प्लस कॉम्पनसेशन सेस 400 रुपये टन। काउंसिल ने अब ये सुझाया है कि कॉम्पनसेशन सेस हटा करके उसको जीएसटी से ही मिला दें। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस रेट पर कोयला बिजली बनाने वाली कंपनियों को मिल रहा है उनके दाम में कुछ बदलाव नहीं आएगा। वो कॉम्पनसेशन सेस जो मिल रहा था उसी को अब जीएसटी में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, अलग से नहीं। इस वजह से आपकी बिजली महंगी नहीं होगी संभवतः, ये बताने की कोशिश की है। तेंदू लीव्स पर जीएसटी क्यों कम की है? इसलिए क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं। वाई हैज़ द रेट बीन रिड्यूस्ड? आपको ये बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पर जीएसटी रेट क्या है। तो ये पहले 12% थे, अब 5% हो गए। बहुत इंटरेस्टिंग। सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो अब आप लगवा सकते हैं। जीएसटी रेट रिन्यूएबल एनर्जी में आपने क्यों रिड्यूस किया है? तो उनका ये कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि लोग और आसानी से खरीद सकें, और पूरी तरीके से इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको भी लॉस नहीं होना चाहिए, वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें। मार्बल, ब्लॉक्स, इन सब पर क्या जीएसटी रेट होगा? तो अब इसको 5% कर दिया गया है। चश्मों पर और गॉगल्स पर क्या होगा? तो इसको 12 और 18% से अब 5% कर दिया है ताकि अब लोग आसानी से चश्मा और गॉगल इस्तेमाल कर सकें। लेकिन स्पेक्टिकल्स एंड अदर गॉगल्स अदर देन करेक्टिंग विजन कंटिन्यू टू अट्रैक्ट जीएसटी रेट ऑफ 18%। ये नहीं कि आप डिज़ाइनर चश्मा लें सिर्फ शोशेबाजी के लिए तो उस पर आपको 18% ही लगेगा। हाँ, अगर आपको वैसा चश्मा लेना है जिससे आपकी आई साइट ठीक हो, पावर वाला चश्मा, तो वो अब 5% हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब इसमें सवाल ये होगा कि मैं डिज़ाइनर चश्मा ले लूँ और उसमें पावर बनवा लूँ तो उसमें क्या होगा? इस नियम के हिसाब से वो 5% जीएसटी में आएगा। ये आप जान लीजिए, बाकी आप अपना ऑप्टिकल स्टोर पर जा कर के पता कर लीजिएगा। बैटरी पर क्या जीएसटी है? तो आप ये जानिए कि पहले 18%, अब लिथियम आयन 18% थी और बाकी बैटरी 28% थी। अब ये सब कुछ यूनिफॉर्मली 18% हो गई है। एयर कंडीशनर, मॉनिटर, डिशवॉशर, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तो आप देख ही चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइफ इंश्योरेंस की अब ज़ीरो हो गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी अब ज़ीरो हो गई है। हेल्थ इंश्योरेंस का तो और ही बवाल चल रहा है। खैर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या 18% पर टैक्स होंगी? नहीं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विल बी taxed at a merit rate of 5% with no ITC. However, service providers will have the option to charge a standard of 18%, which would allow them to claim full ITC. यानी कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है किसी सुविधा पर, तब आप सपोज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब ये हुआ कि एयर फेयर, बाकी सब चीज़ें, प्लेन ट्रैवल, गाड़ी ट्रैवल, आपने कैब बुक की, तो वैसे आपको 5% मिलेगा, लेकिन फिर आप अपने बिजनेस में उसको क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप क्लेम करने जा रहे हैं तो वो बिल 18% हो जाएगा। तो ये इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। सेम ऑप्शन ऑफ 2 रेट्स इज़ अवेलेबल इन एयर ट्रैवल। तो इसमें ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ ट्रैवल इज़ बाय इकोनॉमी क्लास, रेट 5% है। बिजनेस क्लास उड़ेंगे तो 18% टैक्स देना पड़ेगा साहब। 60th question, whether the rate of 18% is applicable to transportation of goods by GTA? तो इसमें आप ये जान लीजिए कि स्टैंडर्ड 18% है, मेरिट रेट 5% है। वही सेम चीज़ चलती जा रही है। बहुत सारे सवाल इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के हैं। रिकमेंडेड जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल। फार्मा सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं तो पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगेगा। 65वां सवाल, जीएसटी रेट क्या होगा उन सुविधाओं के लिए जो स्किन, लेदर फॉलिंग, इन सब चीज़ में होती है, लेदर इंडस्ट्री। तो ये भी अब 5% हो गया है, जो पहले 12% हुआ करता था। एकदम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, आपको और चीज़ बताते हैं। हाँ, वेदर द जॉब वर्क्स सर्विसेज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर ऑल्सो रिकमेंडेड टू बी चार्ज्ड एट द लोअर रेट ऑफ 5%। चतुर सवाल पूछ गए लोग। उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा नौकरी जिसमें आप अल्कोहलिक लिकर, पीने वाली शराब अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें उस नौकरी में किस तरीके का जीएसटी चार्ज होगा? क्या वो कम 5% जीएसटी होगा? नहीं, उसमें 18% जीएसटी ही होगा।
अब मैं आपको ये बताता हूँ, गैस एक्सप्लोरेशन नहीं। 71st क्वेश्चन, वेदर द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, ये इंटरेस्टिंग। होटल में गए, आपने कमरा बुक किया, तो उसमें जीएसटी क्या होगा? भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप 7500 तक का आपका कमरा है तो आप ये जान लीजिए कि आपको 5% जीएसटी लगेगी विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके ऊपर हुआ तो 18%। ये इसमें लिखा हुआ है। फिर लॉटरी टिकट, वेदर लॉटरी टिकट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज अट्रैक्ट द रेट ऑफ 40%। हाँ, सिन टैक्स है, आप जानते हैं, ये चीज़ अखबारों में लगातार थी कि 40% का टैक्स उसमें लगेगा। 74th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ एडमिशन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक द आईपीएल। आईपीएल में गए, कितना लगेगा? तो आपने टिकट ली आईपीएल की, तो आईपीएल में जाने का रेट 40% है, मतलब टैक्स 40% लगेगा अगर आप मैच देखने गए। What will be the rate of GST on services of admission of sporting events other than sporting events like IPL? IPL के अलावा अगर कोई इवेंट है, मतलब यहां पर भी सरकार ने डिस्टिंक्शन कर दिया, IPL का रेट अलग और बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स का रेट अलग। एडमिशन टू अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स वेयर द टिकट प्राइस इज नॉट मोर देन 500, 500 रुपए तक की अगर टिकट है नो टैक्स, 500 रुपए से ज़्यादा की टिकट है तो 18% की जीएसटी लगेगी। आईपीएल देखने जाओगे तो 40% टैक्स देना पड़ेगा। कुछ सवाल हैं, इससे ज़्यादा और भी बड़े बड़े सवाल लोगों के आएंगे। कुछ सवाल तो इस तरीके के भी उठाए जा रहे हैं कि ये सब आपको इतने साल बाद क्यों याद आया, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाए थे तो उसी समय ये सरलीकरण क्यों नहीं कर दिया। अब साहब ऐसा है कि क्या नहीं किया, क्या किया, अभी जो हुआ है बदलाव, उसको हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल डोमेन में है उसके बारे में अलग से भी बात करेंगे, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, इस तरीके का एक एपिसोड और लाएंगे जिसमें और सवालों का एक संकलन लेकर के आएंगे और उसमें क्या सरकारी जवाब मिल रहा है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।